नमस्कार साथियों, मैं अमिता बिसेन, सहायक प्राध्यापक इतिहास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण कौशल में कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। दक्षिण कौशल क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करने के पश्चात कलचुरियों ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही शासन व्यवस्था विकसित की। कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ में राजतंत्रीय शासन पद्धति प्रचलित थी, अर्थात सत्ता के केंद्र में राजा होते थे, परंतु शासक निरंकुश न होकर प्रजापालक एवं लोक हितकारी थे। कलचुरी प्रशासन विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। आइए हम बात करते हैं कलचुरी कालीन प्रशासनिक इकाइयों की। राज्य प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती थी। राज्य जो है वो गढ़ों में बटे हुए थे और गढ़ बरहों में बटे हुए थे और बरहे जो हैं वो ग्राम में बटे हुए थे। अर्थात प्रशासन की जो सबसे छोटी या जिसे हम आधारभूत इकाई कहते हैं वो ग्राम थी। और अगर यदि हम नीचे से बात करें तो 12 ग्राम मिलके एक बरहा बनाते थे और 7 बरहा मिलके एक गढ़ बनाते थे। अर्थात एक गढ़ में 84 ग्राम होते थे और 36 गढ़ मिलके एक राज्य बनाते थे जो कि कलचुरी राज्य था। जैसा कि हम जानते हैं कि शिवनाथ नदी जो है वो इन गढ़ों के विभाजक का काम करती थी। अर्थात 18 गढ़ जो हैं वो शिवनाथ नदी के उत्तर में एवं 18 गढ़ जो हैं वो शिवनाथ नदी के दक्षिण में थे, कुल 36 गढ़। अब हम बात करते हैं इन जो विभिन्न इकाई हैं उनके प्रशासकों के बारे में। तो राज्य का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था, जो राज्य का प्रमुख होता था वो राजा होता था। समस्त राज्य की जिम्मेदारी राजा के अधीन होती थी और राजा जो है अपने अधीनस्थों को सलाह देते थे, कोई भी काम को करने के लिए आज्ञा देते थे। गढ़ का जो प्रमुख प्रशासक होता था वो यदि वो ब्राह्मण होता था तो उसे दीवान कहते थे और यदि वो क्षत्रिय है तो उसे ठाकुर कहा जाता था। यहाँ पे दीवान और ठाकुर जो है वो गढ़ के अंतर्गत जितने भी दीवानी फौजदारी जितने भी मामले होते थे उनको देखते थे। उसके पश्चात हम देखते हैं बरहा जो है उसके प्रमुख अधिकारी को दाऊ कहते थे और जो दाऊ होते थे वो बरहा के जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको देखते थे। और ग्राम का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो गौटिया होता था। गाँव के अंदर जितनी भी समस्याएं होती थी उसे निपटाने का काम, कर वसूलने का काम, समस्त काम जो है वो गौटिया के अधीन होता था। अब हम देखते हैं मंत्रिमंडल और अधिकारीगण। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राज्य को के सुचारू संचालन के लिए, वहाँ के प्रशासन के संचालन के लिए वहाँ पर मंत्रिमंडल एवं अधिकारीगणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कलचुरियों के राज्य में भी बहुत से अधिकारी थे और मंत्रिमंडल का यहाँ पे गठन किया गया था। यहाँ पे मंत्री, जितने भी मंत्री थे उन्हें अमात्य कहा जाता था। अमात्य जो है वो कोई पद नहीं था, मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था। सबसे प्रमुख जो मंत्री होता था उसे महामंत्री कहा जाता था, जो कि शासन चलाने में राजा की सहायता करते थे। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि महामंत्री जो है वो एक प्रकार से प्रधानमंत्री टाइप का ही था, जो कि राजा की सहायता करते थे शासन संचालन में। उसके पश्चात हम देखते हैं महासंधि विग्रहिक, अर्थात ये विदेश मंत्री का कार्य करते थे और विदेश विभाग के प्रमुख थे। विदेश से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो सारे चीज़ों का जो हिसाब है, कौन नजराना ला रहा है, तो ये महासंधि विग्रहिक जो है वो विदेश विभाग का जो है पूरा रजिस्टर मेंटेन करते थे, महासंधि विग्रहिक। इसके पश्चात हम देखते हैं महाअक्षुपटलिक जो है वो राजस्व मंत्री के जैसे होते थे। महाप्रतिहार जो है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं संचार मंत्री का जैसा काम होता है, बिल्कुल वैसा होता था। सूचनाएं जो है वो राजा को वो प्रदान करते थे और राजा के आदेशों का फिर पालन करते थे। और इसके अलावा महाप्रतिहार जो है वो राजा के अंगरक्षक होते थे। राजा को किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये सब महाप्रमात्र जो है पहले पूरी सुरक्षा की जांच करता था, उसके पश्चात फिर राजा को उनसे मिलने देते थे। अब यहाँ पे महाप्रमात्र जो है वो लगान विभाग का प्रमुख होता था और भूमि मापकर उसका लगान को सुनिश्चित करता था। अर्थात ये लगान विभाग का प्रबंधक होता था, लगान प्रबंधक होता था। फिर हम देखते हैं महापुरोहित जो है वो धर्म विभाग का प्रमुख होता था और राज्य का प्रमुख धर्माधिकारी होता था। राजा को यदि धर्म के मामले में कोई सलाह लेनी है तो राजा जो है वो महापुरोहित से सलाह लेते थे। अब देखिए मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रियों की मैंने बात की तो ये
राजा को सलाह देते थे, परंतु राजा पर इनकी सलाह को मानना कोई बाध्यकारी नहीं था। राजा अपनी स्वेच्छा से जो है कोई भी कदम उठाते थे। राजा के लिए इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं थी। इसके पश्चात हम बात करते हैं अधिकारी गणों की। यहाँ पे महाकोटपाल जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे गढ़ थे, गढ़ प्रमुख थे जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। तो यहाँ पे गढ़ का जो प्रमुख होता था उसे महाकोटपाल कहा जाता था। और महाभांडगारिक जो है वो कोषाध्यक्ष अर्थात कोष का प्रमुख होता था। महापिलुपति अर्थात हाथियों की सेना का प्रमुख अधिकारी को महापिलुपति कहा गया है। चोरोद्धारणिक अर्थात चोरों को पकड़ने वाला, चोर नाम से पता चलता है चोरों को धरने वाला, पुलिस है ना। और यहाँ पे दांडिक जो है वो न्याय का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अलावा भी कुछ अन्य अधिकारियों का उल्लेख में मिलता है, जैसे कि शौल्किक अर्थात कर वसूल करने वाला, ग्रामकूट ग्राम के प्रमुख को कहा गया है। और गमिक अर्थात यातायात अधिकारी, पूर्व प्रधान अर्थात नगर के प्रमुख अर्थात महापौर, जैसे कि आज महापौर जो होते हैं तो उसे पूर्व प्रधान कहा जाता था। अब हम न्याय व्यवस्था को देखते हैं। तो यहाँ पे दांडिक नामक अधिकारी जो है उसका पहले ही मैंने उल्लेख किया है, जो कि न्याय देने का कार्य करते थे। और गांव में दांडिक जो होते थे वो शहर में होते थे, जबकि गांव में पंचकुल नामक संस्था होती थी जो कि न्याय देने का काम करती थी। वर्तमान में जो पंचायत है ये उसी टाइप के ही हैं, पंचकुल संस्था। यहाँ पे 5 लोग होते थे और न्याय देने का काम करते थे। परंतु देखिए वर्तमान में जो पंचायत है वो न्याय देने का काम नहीं करती है ना, न्याय का काम तो न्यायालय करती है, परंतु उस समय जो पंचकुल नामक संस्था होती थी वो न्याय देने का काम करती थी। अब हम बात करते हैं पुलिस प्रबंध के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि चोरोद्धारणिक, दंडपाशिक, भट्ट, ये जो नाम है वो पुलिस अधिकारियों के नाम है और ये शांति अवस्था लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे पुलिस। इसके पश्चात हम देखते हैं सैनिक की अवस्था। तो यहाँ पर हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल चतुरंगनी सेना कलचुरी जो प्रशासन में थी ना, कलचुरी सेना में थी। राज्य की रक्षा हेतु दुर्गों का निर्माण किया गया था। हम जानते हैं कि 36 दुर्ग या 36 गढ़ों का निर्माण किया गया था। और सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता था वो राजा होता था। और सर्वोच्च सेनापति जो है वो राजा होता था और सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो सेनापति होता था। महापिलुपति अर्थात हस्ती सेना का प्रमुख और अश्व सेना का जो प्रमुख है उसे महाअश्व साधनिक कहा जाता था। अगर आय के स्रोतों की चर्चा करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक काल में, इसके पहले भी और अभी भी, जो आय का प्रमुख स्रोत है वो भूमि कर होता था, अर्थात लगान से जो कर प्राप्त होता था वही होता था। परंतु उसके अलावा भी बहुत सारे आय के स्रोत होते थे, जैसे कि नमक कर, खान कर, वन कर, चारागाहों पर कर लगता था, यहाँ पर आयात निर्यात पर कर लगता था, जानवरों की बिक्री पर कर, जैसे कि हाथी, घोड़े की बिक्री पर कर, दुकानों पर कर लगते थे। और जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में निगम जो है वो दुकानों को लाइसेंस देती है, परमिट देती है, तो वैसे ही इस समय भी दुकानों को लाइसेंस दिया जाता था, जिसे युगा कहते थे। यह रही हमारी कलचुरी प्रशासन पर एक संक्षिप्त चर्चा। इस प्रकार कलचुरी अपने सुदृढ़ प्रशासनिक अवस्था के कारण ही छत्तीसगढ़ में इतने लंबे समय तक कुशलतापूर्वक शासन संचालन कर पाए।